मुझे बताएं कि ये ऑयल की प्राइसेस में जो हम देख रहे हैं एक अदम इस्तेहकाम है। क्या पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरह आप फिर देख रहे हैं कि ये ऑयल रिजर्व्स को एक दूसरे के निशाना बना रहे हैं, 7% प्राइस अप गई है उसकी। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ये तो तय है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उसका असर आएगा, लेकिन वो कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि ये जंग जो है वो कितनी लंबे अरसे चलती है। खासकर जो अपना हुर्मुज़ है वो कितनी देर तक बंद रहती है, क्योंकि इस वक्त दो तरह के बेयकीनी की सूरत हाल है। कि एक तो ये है कि क्या ऑयल की सप्लाई कब अवेलेबल होगी। क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा सा जो जो आपके रेड सी है वहाँ से कुछ आना शुरू हो गया है, बट ग्लोबल जो मार्केट्स तय हो रही हैं प्राइसेस जहाँ पे वो अभी पैनिक में है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो हमने एक असेसमेंट की है कि जो रफली $6 बिलियन के करीब जो है वो नेट बर्डन जो है वो इम्पोर्ट्स पे आएगा, अगर ये 2 से ढाई महीने कन्फ्लिक्ट रहता है। अगर ये इससे आगे चलता है और लंबा होता है तो ये शायद इससे बढ़ सकता है। कुछ अंदाजे हैं कि ये $8 से 10 बिलियन की रेंज में जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे वो आ सकता है। क्योंकि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कुछ 40% के करीब जो आपकी जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं ग्लोबली। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट जरूर आएगा इसके। $6 से 8 बिलियन आप रफली कह सकते हैं। ठीक। अब अगर आज ये वॉर ख़त्म भी हो जाए तो एनर्जी सप्लाईज को रिस्टोर होने में आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इस पे बहुत सारी जो एनर्जी एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि भाई इस वक्त जो 2 से 3 महीने रफली इसलिए लग सकते हैं कि हमने देखा खासकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जो हमारी जो एलपीजी है, जो एलएनजी हमारी सारी कतर से आती थी। अगर 13 वेसल्स महीने में आते हैं तो 12 जो है वो कतर से आते हैं। और वहाँ पे हमला भी हुआ है, वो डैमेज भी हुआ है, वो जो जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। तो उनको रीस्टार्ट करने में, फुली फंक्शनल करने में और उसको करने में भी वो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि वो 2 महीने के तकरीबन जो है वो लग जाते हैं। तो अगर आज भी ये स्टार्ट होता है तो फुल पीक तक आने में मुझे लगता है 2 से 3 महीने जो है वो लग सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इसमें है, इस वक्त अगर हम फ्यूचर बाइंग्स देखें जो मार्च 2027 के उस पर हो रही हैं, तो उसमें जो मार्केट का मैसेज है अभी तक का वो शायद यही है कि ये प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मार्केट्स इसको लंबे अरसे तक चलता जो है वो नहीं देखना चाह रही या नहीं देख रही इस वक्त। कम से कम इस वक्त के जो सौदे हैं फ्यूचर के वो $60 से 65 पर बैरल के हो रहे हैं ऑयल के। तो इसका मतलब है कि मार्केट ये मैसेज दे रही है कि शायद ये बहुत लंबा नहीं चलेगा और जो प्राइसेस हैं वो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों का मसला है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो शायद 20 दिन का है। वो पैनिक है जो हम जैसे पाकिस्तान को खासकर हुआ, हमने देखा 55 लीटर फी लीटर बढ़ते भी 55 रुपीज़। वो शायद उसी का था कि हमारा स्टॉक बहुत थोड़ा था। वो मुल्क जिनके पास 2 से 3 महीने का स्टॉक है वो शायद रिलेटिवली सेफ पोजीशन में है और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 से 3 महीने में चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। सो अगर ये जंग जो है वो प्रोलॉन्ग करती है फॉर गुड 1 मंथ, तो आपके ख्याल में इन्फ्लेशन पे कितना असर पड़ेगा, कितना वो ग्राफ जो है वो हाई हो सकता है इन्फ्लेशन का? जी, ये आई थिंक ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो जंग का असर आम आदमी पे जाएगा वो महंगाई की सूरत में जाएगा। और हमने देखा है ग्लोबली ऑलरेडी जो महंगाई है वो बढ़ना शुरू हो गई है। अमेरिका में भी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी हमने देखा बढ़ते और जगहों पे भी। तो हमने एक जो रफ सा एस्टिमेट किया है कि अगर ये जंग 2 महीने टोटल चलती है जो पीछे चल चुकी है और ऑयल प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली एडजस्ट होती हैं और 1 साल या 8 महीने के बाद $90 या $70 से 90 की रेंज में एडजस्ट होती है, तो जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वो जो हमारा टारगेट है 5 से 7% का, उससे डबल हो जाएगा। 11 से 13% की रेंज में जो है वो एक्सपेक्टेड है एवरेज इन्फ्लेशन जो हमारा रहेगा। और हमारा ऑलरेडी जो फरवरी का इन्फ्लेशन है वो हाई साइड पे है, 7% के आसपास है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो मार्च का इन्फ्लेशन है ये 10% की रेंज में जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हमने महंगाई उसका जो रमज़ान इफेक्ट भी है और ये जो पेट्रोल प्राइस का इंक्रीज का इफेक्ट है वो भी है। तो ये मिलकर 10% के करीब जा लेकिन सकता है इंटरेस्टिंगली एवरेज मैं आपको बताऊं डॉक्टर 10%। साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस तो बढ़ी, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में गाड़ियां सड़कों पे कम नहीं हुई, रश वैसा ही लगा हुआ है। और हमारी भी गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी कैंपेन चला भी ले, लेकिन पब्लिक का भी कोई प्रोग्राम नहीं है ऑस्टेरिटी का, और ना ही वो जो गवर्नमेंट क्या उससे बचा लेगी। जाहिर है सिंबॉलिक है वो सब कुछ भी, लेकिन हमें एज ए नेशन भी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें खुद अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। गाड़ियां वैसे ही सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, हर शहर भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई गाड़ियां पार्क जी नहीं हुई। बिल्कुल।
आप रोड्स पे देखें तो रफली उतनी ही गाड़ियां नजर आ रही जी, हैं। एज ए नेशन और हमने हेल्थ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेना है चीज़ों को, लेकिन वो ज़ाहिर है हर बंदा वो दूसरे को देखता है, कहता है कि ये करेंगे हम नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बात की ये बड़ी अलार्मिंग है। अब वो फूड शॉर्टेज की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इसमें वनरेबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है वो 29% पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लिए भी एक सीरियस क्राइसिस होगा। हमारा तो फूड बास्केट वैसे भी अब शॉर्ट होता जा रहा है, हमने तो सारी उस पर जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी। हमारे मेरे ख्याल ये जो क्राइसिस है ये तीन तरह से गुर्बत को बढ़ा सकता है उसके अंदर। सबसे पहले तो जो आपकी कुव्वत खरीद है वो कम हो जाती है अगर आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से डबल चला जाता है। अगर आपने 5 से 7% का टारगेट रखा हुआ है और वो 9 से 10% या 11% के रेंज में आता है, तो एक तो बहुत सारे लोग जो खते गुर्बत के आसपास होते हैं वो ज़ाहिर है कुव्वत खरीद कम होने से खते गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। एक और इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है जिस पर बहुत कम बात हो रही है कि हमारी ये तवक्को है कि अगर ये 2-3 महीने से ज़्यादा चलता है ये कन्फ्लिक्ट, तो शायद जो हमारा ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ है, और वो टारगेट जो हमारा 4%, 4.2% के करीब स्टेट बैंक का ख्याल है, वो शायद 3.3% तक आ सकता है कम होके। तो उसकी वजह से अगर आपका 1 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ रेट्स डाउन होता है तो ज़ाहिर है उसका डायरेक्ट मतलब जो है वो बेरोजगारी और जो गुर्बत में इजाफा है। नंबर 2, नंबर 3 जो फूड आइटम्स हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट डायरेक्ट बढ़ जाती है। और मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जो मंडी में काम करता है, उनका था कि बाज़ का ये हो रहा है कि इवन जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कास्ट के बराबर बाज़ बात होती है, उससे भी शायद ज़्यादा हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जहाँ ऑलरेडी जो आमदन के मौके हैं वो बहुत कम हुए हैं, टाइट हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन रिलेटिवली हाई साइड पे जा रहा है, ज़्यादा लोग जो है वो खतरे गुर्बत से जो नीचे वो जा सकते हैं मजीद भी। सो आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए इंटरेस्ट रेट भी दोबारा एक दफ़ा बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली तवक्को यही है कि हमारा चूँकि इस वक्त जो लेट्स सी कि अगर मार्च में इन्फ्लेशन का आपका नंबर 9% के करीब आता है एवरेज, या 9 और 10 के रेंज में आता है, तो आपका रफली जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो मतलब जीरो के करीब हो जाएगा, बहुत थोड़ा रह जाएगा 0.5, कि आपके इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है बड़ा कम रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक शायद कम से कम एक आधा MPC और देखना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त बेयकीनी यही है कि ये कब ख़त्म हो जाता है। तो शायद अगली MPC में भी हम नो चेंज ही देख रहे हूँ, लेकिन कम से कम वो जो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस थे वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ ये देखना है वो सिंगल डिजिट वाला मामला अब नहीं हो सकता, उसके बहुत कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर उसके चांसेस हैं। सिर्फ ये देखना है कि अब वो दोबारा कब बढ़ सकती है इंटरेस्ट रेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।